इस दुनिया में कोई ऐसा घर या परिवार नहीं है जिस घर में कोई छोटी मोटी बात या फिर झगड़े तकरार ना होता हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि झगड़ा तकरार करके गुस्से में आकर अपना घर ही छोड़ दिया जाए, क्योंकि इंसान जब एक बार नाराज़गी में अपना घर छोड़ देता है तो फिर उसको कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ जाता है। और जब तक इंसान होश में आता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है, जिसकी वजह से न जाने कितने लोगों की ज़िंदगियां भी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है। आज की कहानी में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, जिसकी वजह से एक महिला को अपने घर पहुंचने में 4 सालों का समय लग जाता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी अंदर से झकझोर कर रख देने वाली है। आज की कहानी उन लड़कियों और महिलाओं को भी ज़रूर सुनना चाहिए जो किसी के ऊपर भरोसा करके या फिर गुस्से में आकर अपना घर छोड़ देती हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है बिहार प्रदेश की राजधानी पटना शहर की। पटना का एक मोहल्ला पड़ता है धोबी घाट, और इसी धोबी घाट मोहल्ले का रहने वाला है मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद आरिफ जिसकी उम्र है लगभग 27 साल के आसपास। आरिफ की पत्नी का नाम है सुल्ताना। सुल्ताना जिसकी उम्र है लगभग 26 साल के आसपास। सुल्ताना जो नेपाल के लुम्बिनी जिले की रहने वाली है। सुल्ताना के पिता का नाम है मोहम्मद हबीब। लगभग 8 साल पहले मोहम्मद आरिफ और सुल्ताना लव मैरिज करते हैं। इन 8 सालों में आरिफ के 2 बच्चे भी हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही शादी के 8 साल का समय गुजर जाता है, एक दिन पति पत्नी के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। सुल्ताना अपने पति से इस प्रकार से नाराज हो जाती है कि गुस्से में आकर अपने पति का घर छोड़कर दोनों बच्चों को लेकर मायके के लिए रवाना हो जाती है। सुल्ताना जब अपने पति का घर छोड़कर बाहर निकलती है तो अपने अब्बू के नंबर पर फ़ोन भी कर देती है कि मैं मायके आ रही हूँ। सुल्ताना अपने दोनों बच्चों को लेकर रेलवे स्टेशन पर जाती है। वहां से ट्रेन पकड़कर उत्तर प्रदेश के बस्ती स्टेशन पर पहुंच जाती है। लेकिन सुल्ताना जब अपने दोनों बच्चों को लेकर बस्ती स्टेशन पर पहुंचती है, पहुंचते पहुंचते काफ़ी रात हो जाती है। दरअसल सुल्ताना को रेलवे स्टेशन से थोड़ी दूर बस अड्डे पर जाना होता है, क्योंकि इसी बस अड्डे से उसको नेपाल के लिए बस मिलती। लेकिन रात हो जाने की वजह से सुल्ताना स्टेशन पर ही रुक जाती है। अपने दोनों बच्चों को कुछ खिला पिला कर स्टेशन पर ही सुला देती है और फिर स्टेशन पर इधर उधर घूमकर टाइम पास करना शुरू कर देती है। लेकिन सुल्ताना जब रेलवे स्टेशन पर घूम रही थी, इसी दौरान उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम है जावेद। जावेद जिसकी उम्र है लगभग 25 साल के आसपास, जो बस्ती के ही रसूलपुर गांव का रहने वाला है। दरअसल बस्ती रेलवे स्टेशन के बाहर देह व्यापार का धंधा चल रहा था। जावेद इसी धंधे में दलाली का काम करता है। जावेद जब रेलवे स्टेशन पर सुल्ताना को देखता है तो सुल्ताना की खूबसूरती देख उसकी तरफ देखता ही रह जाता है। दरअसल जावेद को लगता है कि उसको सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मिल गई है, इसीलिए जावेद अब सुल्ताना से बातचीत करने के लिए उसके आसपास मंडराने लगता है और आखिरकार सुल्ताना के पास जाता है और घूमते घूमते सुल्ताना से पूछताछ करता है कि इतनी रात को तुम अकेली रेलवे स्टेशन पर क्यों घूम रही हो। लेकिन जावेद जब इस तरह का सवाल सुल्ताना से करता है तो सुल्ताना भी अपनी पूरी हकीकत जावेद को बता देती है कि कैसे वो अपने पति से झगड़ा तकरार करके गुस्से में अपना घर छोड़ दिया है और वो नेपाल जाने वाली है। सुल्ताना जैसे ही अपनी सारी सच्चाई जावेद से बताती है, ये सुनकर जावेद भी एकदम से खुश हो जाता है। जावेद को लगता है कि अब सुल्ताना उसके चंगुल में आ जाएगी। अब जावेद सुल्ताना को अपने चंगुल में लेने के लिए उससे झूठ बोल देता है। कहता है कि अगर तुम इस रेलवे स्टेशन पर रहोगी तो रात के वक्त पुलिस वाले तुमको काफ़ी परेशान करेंगे। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमको बस अड्डे पर छोड़ सकता हूँ, वहाँ से तुमको बस भी मिल जाएगी और तुम अपने मायके भी चले जाओगी। लेकिन जावेद जब इस तरह की बातें सुल्ताना से कहता है तो सुल्ताना भी जावेद की बातों में आ जाती है। सुल्ताना जावेद से कहती है कि आपकी बड़ी मेहरबानी होगी कि हमको बस अड्डे तक छोड़ दीजिए। उसके बाद जावेद सुल्ताना और उसके दोनों बच्चों को अपनी बाइक पर बैठा लेता है और वहाँ से थोड़ी दूर बस अड्डे पर लेकर जाता है। लेकिन सुल्ताना जब बस अड्डे पर पहुँचती है तो मालूम चलता है कि बस सुबह के 7 बजे के आसपास मिलेगी। सुल्ताना
फिर से मुसीबत में पड़ जाती है। सुल्ताना के चेहरे पर परेशानी साफ नज़र आने लगती है। सुल्ताना जब परेशान होना शुरू होती है तो जावेद उसको फिर से सुझाव देते हुए कहता है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो मेरे घर चलकर ठहर सकती हो, रात को वहीं पर ठहर जाना, कल सुबह मैं तुमको लाकर फिर से बस अड्डे पर छोड़ दूंगा। जावेद जब इस तरह की बातें सुल्ताना से कहता है तो अब कहीं ना कहीं सुल्ताना भी जावेद के ऊपर भरोसा कर लेती है और फिर इसी भरोसे के तहत जावेद के घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। जावेद सुल्ताना को लेकर अपने कमरे पर जाता है। कमरे पर ले जाने के बाद उसके दोनों बच्चों को कुछ खिला पिला कर सुला देता है, लेकिन सुल्ताना की चाय में कुछ नशीली दवाइयाँ मिला देता है। सुल्ताना जैसे ही चाय पीती है काफ़ी नशे में आ जाती है और फिर इसी रात को ही जावेद सुल्ताना के साथ अवैध संबंध बना लेता है, क्योंकि नशे की हालत में उस वक्त सुल्ताना को भी कुछ होश नहीं रह जाता है। लेकिन जब सुबह होती है तो सुल्ताना को भी ये एहसास हो जाता है कि जावेद ने उसके साथ गलत किया है, लेकिन सच्चाई जानने के बावजूद भी सुल्ताना जावेद को कुछ कह नहीं पाती है। जावेद से बस इतना ही कहती है कि हमको बस अड्डे पर छोड़ दो, लेकिन बस अड्डे पर जाने की जब बात कहती है तो जावेद उसको समझाते हुए कहता है कि जितनी तुम खूबसूरत हो, यहाँ के देह व्यापार के धंधे में अच्छा खासा पैसा कमा सकती हो। तुम गरीब तो हो ही, कुछ ही दिनों में तुम इतना अच्छा खासा पैसा कमा लोगी कि तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जावेद जब सुल्ताना को देह व्यापार के धंधे में उतरने के लिए कहता है, सुल्ताना इस बात के लिए तैयार नहीं होती है। जावेद जब अपनी पूरी कोशिश कर लेता है, सुल्ताना जब उसकी बात नहीं मानती है तो अब जावेद उसके साथ सख्ती से पेश आता है। कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारे दोनों बच्चों की हत्या कर दूंगा। जब सुल्ताना के ऊपर तरह तरह के प्रताड़ना करना शुरू कर देता है तो आखिरकार मजबूर होकर सुल्ताना जावेद की बात मान लेती है और इसी बस्ती स्टेशन के बगल ही देह व्यापार के धंधे में उतर जाती है, क्योंकि सुल्ताना के पास अब कोई रास्ता नहीं बचता है। उसके बाद जावेद सुल्ताना के दोनों बच्चों का दाखिला एक स्कूल में करवा देता है। सुल्ताना के लिए अलग से एक किराए का कमरा दिला देता है और उसके दोनों बच्चों को अपने पास ही रख लेता है। दरअसल जावेद को लगता है कि जब तक उसके दोनों बच्चे मेरे पास रहेंगे सुल्ताना भाग नहीं पाएगी, और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। सुल्ताना इस प्रकार से जावेद के चंगुल में फंस जाती है कि ना चाहते हुए भी देह व्यापार के धंधे में उतर जाती है। लगभग 4 साल का समय गुजर जाता है। इन 4 सालों में सुल्ताना कई बार भागने की कोशिश भी करती है। दरअसल देह व्यापार के धंधे में जो महिलाएं काम करती हैं, हर तीसरे या चौथे महीने में उनको सरकारी हॉस्पिटल में जाना होता है अपनी जांच करवाने के लिए। सुल्ताना जब पहली बार हॉस्पिटल में जाती है तो वहीं से भागने का इरादा भी कर लेती है। अपने दोनों बच्चों का भी इलाज करवाने का बहाना बनाकर अपने साथ लेकर जाती है, लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल में पहुंचती है ये सारी सच्चाई जावेद को मालूम चल जाती है। इससे पहले कि सुल्ताना अपने बच्चों को लेकर वहां से भाग पाती, जावेद आकर हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हो जाता है। सुल्ताना जब अपनी जांच करवा कर बाहर निकलती है उसके बाद जावेद उसका हाथ पकड़ लेता है और ज़बरदस्ती लेकर फिर से कमरे पर पहुंच जाता है। सुल्ताना उससे हाथ जोड़कर कहती है कि मुझे यहाँ से जाने दो। सुल्ताना जब अपनी जिद पर उतर जाती है तो जावेद उसकी काफ़ी बुरी तरीके से पिटाई भी करना शुरू कर देता है। सुल्ताना को इसके बाद कभी मौका ही नहीं मिलता है। दरअसल सुल्ताना भी अब ये मान चुकी थी कि अब उसकी पूरी ज़िंदगी यहीं पर कटेगी, लेकिन जैसे ही 4 साल का समय गुजरता है एक दिन सुल्ताना से एक कस्टमर मुलाकात करता है। सुल्ताना कस्टमर को लेकर जब अंदर जाती है तो वो कस्टमर अपना नाम ओम प्रकाश बताता है। दरअसल ओम प्रकाश भी नेपाल के लुम्बिनी जिले का ही रहने वाला है। उसकी भाषा सुनकर सुल्ताना को ये पूरा भरोसा हो जाता है कि ओम प्रकाश भी उसी के इलाके का रहने वाला है। ओम प्रकाश से जब पूछताछ करती है तो ओम प्रकाश भी अपना पूरा एड्रेस बता देता है कि इसी बस्ती ज़िले में मेरी एक बहन की शादी हुई है। मैं जब भी अपनी बहन के घर पर आता हूँ तो अक्सर इस एरिया में आता हूँ। लेकिन सुल्ताना को जब मालूम चलता है कि ओम प्रकाश भी उसी के इलाके का रहने वाला है, सुल्ताना ओम प्रकाश को अपनी पूरी कहानी बता देती है। कहती है कि मैं बुरी तरीके से यहाँ फंस चुकी हूँ, मैं चाहकर भी अपने अब्बू के पास नहीं जा सकती हूँ। क्या तुम मेरा ये संदेश मेरे अब्बू तक पहुँचा सकते हो?
ओम प्रकाश सुल्ताना से वादा कर लेता है कि मैं तुमको तुम्हारे अब्बू से ज़रूर मिलवाऊंगा। उसके बाद ओम प्रकाश जब नेपाल जाता है, सुल्ताना जो उसका एड्रेस देती है, उसी एड्रेस पर जाकर उसके अब्बू मोहम्मद हबीब से मुलाकात करता है। मोहम्मद हबीब से मुलाकात तो कर लेता है, लेकिन उसको कोई सच्चाई नहीं बताता है। सिर्फ उसका नंबर ले लेता है और फिर से वापस आकर अपनी बहन के घर पर पहुंच जाता है। जाकर सुल्ताना से मुलाकात करता है और उस नंबर पर अपने ही मोबाइल से सुल्ताना की बातचीत उसके अब्बू से करवाता है। 4 साल बाद जब सुल्ताना अपने अब्बू से बातचीत करती है, उधर जब मोहम्मद हबीब अपनी बेटी की आवाज़ सुनता है तो मोहम्मद हबीब को अपने कानों पर भरोसा ही नहीं होता है। सुल्ताना जब फ़ोन पर रोना धोना शुरू कर देती है तो मोहम्मद हबीब कहता है कि मैंने तुम्हारे पति के नंबर पर फ़ोन किया था। जब उससे तुम्हारे बारे में पूछा तो उसने बस एक टूक में ही जवाब दे दिया कि तुम उसके लिए मर चुकी हो। दरअसल मैं भी यकीन कर चुका था कि शायद तुम अब इस दुनिया में नहीं हो। मैंने तुमको कहाँ कहाँ तलाश नहीं किया, लेकिन तुम्हारा कहीं कुछ पता नहीं चला। लेकिन सुल्ताना जब अपने अब्बू से बातचीत करती है तो अपनी पूरी कहानी बता देती है कि जब वो मायके के लिए आ रही थी तो कैसे इस चंगुल में फंस गई। सुल्ताना जब रोते बिलखते हुए अपनी पूरी कहानी अपने अब्बू से बताती है तो मोहम्मद हबीब सुल्ताना को ये भरोसा दिलाते हुए कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं कैसे भी करके उस चंगुल से तुमको निकाल लूँगा। लेकिन मोहम्मद हबीब जब इस तरह की बातें अपनी बेटी से कहता है तो सुल्ताना भी अपने अब्बू को समझाते हुए कहती है कि यहाँ पर ऐसे मत आना, बल्कि आना तो कस्टमर बनकर आना, क्योंकि यहाँ पर किसी को मालूम चल गया कि आप मेरे अब्बू हैं तो यहाँ पर वो लोग आपको जान से मार डालेंगे। सुल्ताना पूरे तरीके की सुरक्षा अपने अब्बू को बता देती है। उसके बाद मोहम्मद हबीब बस्ती आता है और इस इलाके में जाता है। मोहम्मद हबीब जो काफ़ी बूढ़ा व्यक्ति है, जब इस इलाके में जाता है तो वहाँ की महिलाएं उसको देखकर तरह तरह की बातें भी कहती हैं। दरअसल उस इलाके में जाने के बाद मोहम्मद हबीब को भी काफ़ी शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन इसके बावजूद भी मोहम्मद हबीब उस इलाके में जाता ही नहीं है, बल्कि अपनी बेटी की हर जगहों पर तलाश भी करता है। मोहम्मद हबीब लगभग 2 दिनों तक अपनी बेटी की तलाश करता है, लेकिन सुल्ताना कहीं नहीं मिलती है। जैसे ही 2 दिन का समय गुजर जाता है, तीसरे दिन जब मोहम्मद हबीब उस इलाके में जाता है, आखिरकार सुल्ताना उसको मिल जाती है। लेकिन सुल्ताना जब अपने सामने अपने अब्बू को देखती है तो अपने अब्बू से बिल्कुल एक कस्टमर के जैसे बातचीत करती है, ताकि किसी को शक ना हो सके कि मोहम्मद हबीब उसका अब्बू है। सुल्ताना अपने अब्बू को लेकर एक कमरे में जाती है और उसको गले लगाकर काफ़ी देर तक रोती है। सुल्ताना को जब इस हालत में मोहम्मद हबीब देखता है तो अपनी बेटी को देखकर वो भी काफ़ी देर तक रोता है। उसके बाद मोहम्मद हबीब सुल्ताना से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन सुल्ताना कहती है कि ये इतना आसान नहीं है कि मैं आपके साथ जा सकूं। सुल्ताना कहती है कि यहाँ के बगल में ही पुरानी बस्ती थाने में जाइए और वहाँ जाकर थाना इंचार्ज प्रदीप सिंह से मुलाकात करिए। प्रदीप सिंह ही हमारी मदद कर सकते हैं। सुल्ताना जैसे ही इस तरह का सुझाव अपने अब्बू को देती है, 11 जनवरी 2024 को मोहम्मद हबीब पुरानी बस्ती थाने में जाता है और जाकर थाना प्रभारी प्रदीप सिंह का सीधे पैर पकड़ लेता है और रोते बिलखते हुए अपनी बेटी की पूरी कहानी बता देता है। थाना प्रभारी प्रदीप सिंह जब उसकी पूरी कहानी सुनते हैं तो प्रदीप सिंह भी एकदम से गुस्से में आ जाते हैं। मोहम्मद हबीब को दिलासा देते हुए कहते हैं कि मैं कैसे भी करके तुम्हारी बच्ची को उस चंगुल से जरूर निकाल लूँगा। 11 जनवरी को ही थाना प्रभारी प्रदीप सिंह मोहम्मद हबीब को अपने साथ लेकर बस्ती के उस देह व्यापार के इलाके में जाते हैं और जाकर छापा मारते हैं, जहां पर सुल्ताना उनको मिल जाती है। सुल्ताना को तो पुलिस अपने साथ लेकर थाने आती है, लेकिन सुल्ताना की ही तहरीर पर उसके साथ धोखा करने वाले मोहम्मद जावेद को भी गिरफ्तार कर लेती है। फिलहाल पुलिस ने जावेद को गिरफ्तार करके जेल तो भेज दिया है, लेकिन पुलिस जब सुल्ताना को थाने लेकर आती है तो उससे पूछताछ करती है तो सुल्ताना रोते बिलखते हुए पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं 4 सालों में ही इस चंगुल से बाहर निकल गई,
दरअसल उस इलाके में मेरी जैसी और ना जाने कितनी लड़कियां हैं, लेकिन जितनी भी लड़कियां हैं उनमें से ज़्यादातर बिहार और नेपाल की रहने वाली हैं। उन सारी लड़कियों के बारे में थाना प्रभारी से कहती है तो प्रदीप सिंह भी सुल्ताना को दिलासा देते हुए कहते हैं कि उनमें जितनी भी लड़कियां फंसी हैं मैं उन सबको बाहर निकालूंगा। फिलहाल सुल्ताना अपने अब्बू के साथ अपने मायके चली गई है और अपने दोनों बच्चों के साथ उन सारे हादसों को भूलने की कोशिश कर रही है। लेकिन दोस्तों, मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या सुल्ताना के साथ जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार कौन है, खुद सुल्ताना या फिर जावेद? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में हो रहे अपराध के प्रति आपको जागरूक करना है। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।